रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का हमारा लेसन है दैट इज़ सिल्विया प्लाथ। सिल्विया प्लाथ की सबसे पहले जो है आप लोग जो आपके सिलेबस में पोएम्स इंक्लूडेड हैं, दोज आर 6 पोएम्स जो कि आपके सिलेबस में इंक्लूडेड हैं। द नंबर 1 पॉपीज इन अक्टूबर, नंबर 2 अराइवल ऑफ द बी बॉक्स, Number 3, The Bee Meeting. Number 4, Morning Song. Number 5, Ariel. Number 6, You Are. 6 poems हैं और सातवीं आपकी जो टेक्स्ट बुक्स है उसके अंदर 7th पोएम जो है वो डैडी लिखी होगी। डैडी के अलावा जितने भी आपकी बाकी जो 6 जो पोएम्स हैं वो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है। लेट्स स्टार्ट सिल्विया प्लाथ। ठीक है कि सिल्विया प्लाथ जो है वो कौन थी और किस तरीके से उसने अपनी पोइट्री लिखी और वाई उसकी जो पोइट्री है उसको कन्फेशनल पोइट्री क्यों कहा जाता है। पहले हम इसकी बियोग्राफी पढ़ते हैं, देन आई विल टेल यू कि हु वाज शी और किस तरीके से इसने अपनी पोइट्री को कंटिन्यू किया और अपना करियर जो है वो स्टार्ट किया। सिल्विया प्लाथ, a suicide artist, biography and major turmoils. Introduction. Sylvia Plath was an influential poetess who wrote more than 400 poems. Her poems are known for their dark tone and disturbing imagery. ठीक है, उसकी जो poems थी वो अपनी dark tones और disturbing imagery की वजह से बहुत ज़्यादा famous थी, which was due to her tendency to become depressed. क्योंकि किस वजह से थी डार्क टोन और डिस्टर्बिंग इमेजरी? बिकॉज ऑफ हर टेंडेंसी के वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहती थी। और फिर उसके बाद आई एम मेड ब्रेथलेस बाय इमोशनल, ये सिल्विया प्लाथ का कहना था। उसने कहा कि आई एम मेड ब्रेथलेस बाय इमोशनल विगर दैट इज क्राफ्टेड बाय द राइटर टू बिकम काम, कंट्रोल, डायरेक्टेड एंड क्लियर इन इट्स मैसेज। वो कहती है कि मैं जो हूँ बनाई गई हूँ ब्रेथलेस बाय इमोशनल विगर। ठीक है, इमोशनल विगर के हिसाब से वो ब्रेथलेस थी, जो कि क्राफ्टेड बाय द राइटर टू बिकम काम, जो कि क्राफ्ट किया गया है बाय द राइटर कि वो काम हो, कंट्रोल्ड हो, डायरेक्टेड और क्लियर अपने मैसेज में हो। फ्रीडा ह्यूज ऑन एरियल इन प्लाथ, एरियल द रिस्टोर्ड एडिशन, PS सेक्शन 5, ये बुक का रेफरेंस है। देन प्लाथ ने बेल जार में कहा, व्हेन आई टुक अप माय पेन my hand made big jerky letters like those of a child. वो कहती है कि भाई जब मैं अपना पेन उठाती हूँ तो मेरा जो हाथ है वो made big मतलब बड़े जर्की लेटर्स बनाता है, like those of a child, जैसे वो बच्चे होते हैं ना बड़े बड़े लेटर्स बनाते हैं। and the lines slope down the page from left to right although diagonally, और लाइंस जो हैं वो डायगनली स्लोप डाउन हो जाती है पेज में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एज इफ दे वर लूप्स ऑफ स्ट्रिंग लाइंग ऑन द पेपर। छोटे बच्चे होते हैं ना तो वो स्प्रिंग्स बनाना शुरू कर देते हैं, स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं पेंसिल्स को। तो वो कहती है कि मैं भी इसी तरीके से, मतलब ये उसकी कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड को शो कर रही है। एंड समवन हैड कम अलोंग एंड ब्लॉन देम एस्क्यू, और फिर क्या है वो कहती है समवन हैड कम अलोंग, जैसे कुछ उनके मतलब कोई सोच है, कोई ज़ात है, कोई पर्सनैलिटी है जो उसके साथ आती है, एंड ब्लोन देम एस्क्यू, और वो उन सबको ब्लोन कर देती है। When what she presents us with is not only the difference of the writing from person who produces it, but also the division internal to language, the difference of writing from itself. ठीक है, अब प्लाथ हमारे सामने क्या प्रेजेंट करती है इज नॉट ओनली द डिफरेंस ऑफ द राइटिंग, खाली वो डिफरेंस ऑफ राइटिंग की बात नहीं करती। क्लास आप सबको मेरी आवाज आ रही है? आयत Yes, को ma'am. गाइड करें कि हमें तो आवाज क्लियर आ रही है, वो अपने स्पीकर्स चेक करें फिर। अच्छा जी, फिर वो यहाँ पे कहती है कि व्हाट शी, वो जो प्रेजेंट करती है वो क्या है, इज नॉट ओनली द डिफरेंस ऑफ राइटिंग फ्रॉम द पर्सन, वो डिफरेंस ऑफ राइटिंग फ्रॉम पर्सन नहीं है, बल्कि क्या है, दैट इज बट इट ऑल्सो द डिवीजन ऑफ इंटरनल टू लैंग्वेज।
इंटरनल टू लैंग्वेज का मतलब है कि उसकी पर्सनल लाइफ उसके अंदर इन्वॉल्व है, उसके पर्सनल कन्फ्लिक्ट्स हैं, उसकी इंटरनल मेमोरीज हैं, उसकी इंटरनल फियर्स हैं, उसका सबकॉन्शियस उस लैंग्वेज के साथ इन्वॉल्व है। द डिफरेंस ऑफ राइटिंग फ्रॉम इटसेल्फ, और ये क्या है, ये डिफरेंस ऑफ राइटिंग फ्रॉम इटसेल्फ, ठीक है, यानी कि वो ट्रेडिशनल वे में नहीं लिखती कि वो जो है किसी चीज को ऑब्जर्व करती है तो फिर, बल्कि वो इन इटसेल्फ लैंग्वेज को इंटरनल, मतलब द डिवीजन इंटरनल टू लैंग्वेज, ठीक है, एक डिवीजन है जो कि इंटरनल टू लैंग्वेज है, जो कि डिफरेंस है राइटिंग का फ्रॉम इटसेल्फ। इट इज देन ऑल द मोस्ट स्ट्राइकिंग दैट सो मेनी critics have felt it incumbent above themselves to produce a unified version of Plath as a writer and as a woman, and if that particular form of fragmentation of or indirect representation were something which through the completion of their own analysis to of her they could somehow repair। और यही रीजन थी कि प्लाथ को एज अ राइटर जो है बहुत सारे क्रिटिक्स ने इनकम्बेंट अपॉन देमसेल्फ फील किया, यानी कि शी वाज अ कंफ्यूज पर्सनालिटी टू प्रोड्यूस अ यूनिफाइड वर्जन ऑफ प्लाथ, और फिर एज अ राइटर एंड अ वीमेन, और फिर पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ फ्रेगमेंटेशन या इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन जो थी वर समथिंग, वो कुछ ऐसी चीज़ें थी विच थ्रू द कंप्लीशन ऑफ देयर ओन एनालिसिस ऑफ हर दे कुड समहाउ रिपेयर, कि शायद वो उसको रिपेयर कर पाते। उसके बाद जो है ब्रीफ बियोग्राफी देख लेते हैं। Born in Boston on October 27, 1932 to Aurelia Schauber and Otto Plath, ठीक है, Aurelia Schauber और Otto Plath की ये बेटी थी। idolized her father idolized her father and longed to please him। In 1940, when Sylvia was 8, her father died and she published her first poem। Her mother introduced her to poetry which she loved, ठीक है, उसकी मदर ने उसको पोइट्री में इंट्रोड्यूस करवाया था। After discovering poetry, Sylvia said, I had fallen into a new way of being happy, ठीक है, क्योंकि वो एक आर्टिस्ट थी, और आर्टिस्ट को जो है ऑब्वियसली इंसान जब अपना पैशन जो है वो पूरा करता है तो उसमें ज़रूर उसको मतलब एक एंजॉयमेंट फील होती है। सिल्विया प्लान Sylvia Plath, as a young woman at school, she was a top student, excelling in English, suffered mental and emotional exhaustion, ठीक है, उसने मेंटल और इमोशनल एग्जॉशन जो है उसको सफ़र किया है। फिर इज रिजेक्टेड फॉर अ हार्वर्ड राइटिंग कोर्स, और उसको रिजेक्ट कर दिया गया एक हार्वर्ड राइटिंग, फर्स्ट सुसाइड अटेम्प्ट ओवरडोज, स्लीपिंग पिल्स ले ली थी इसने, ठीक है, ओवरडोज पहली सुसाइड अटेम्प्ट, रिसीव्स इलेक्ट्रिक शॉक ट्रीटमेंट, और फिर उसको इलेक्ट्रिक शॉक ट्रीटमेंट भी दिया गया। She writes about these experiences in her semi-autobiographical novel The Bell Jar, और उसने अपने इन experiences को बेल जार में लिखा। और फिर वो क्या कहती है, I still do not know myself, perhaps I never will, I'm afraid of getting older, I'm afraid of getting married। वो कहती है मैं स्टिल अपने आप को खुद नहीं जानती, परहैप्स आई नेवर विल, शायद मैं अपने आप को कभी जान भी नहीं पाऊंगी। आई एम अफ्रेड ऑफ गेटिंग ओल्डर, और वो कहती है कि मुझे डर है कि मैं मतलब मजीद ओल्डर हो रही हूँ, और मुझे डर है यानी कि मैं बड़ी हो रही हूँ, ग्रो हो रही हूँ, और मुझे शादी से डर लगता है। आई वॉन्ट आई थिंक टू बी ऑमनिशेंट, और वो कहती है आई वॉन्ट आई थिंक, ऑमनिशेंट एक ऐसी जात को कहते हैं जो अपने आप में यानी कि अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, ऑमनिशेंट कादर मुतलक, ठीक है। तो वो कहती है कि सॉरी ऑमनिशेंट, वो कहती है आई वांट टू बी ऑमनिशेंट, वो ऑमनीपोटेंस होता है, ऑमनिशेंट एज द डिफरेंट वर्ल्ड, वो कहती है मैं अपने आप में रहना चाहती हूँ, आज़ाद रहना चाहती हूँ। आई थिंक आई वुड लाइक टू कॉल माई सेल्फ द गर्ल हु वांटेड टू बी गॉड। और वो कहती है कि मैं जो हूँ, मैंने कहा ना कि वो चाहती थी कि मोस्टली हम लोग ऐसे ही होते हैं, हम चाहते हैं सारी दुनिया वैसी हो जाए जैसा कि मेरा ख्याल है, जैसा कि मैं चाहती हूँ, और मेरे हिसाब से वही नेकी होगी या वही सही होगा जो मेरे दिमाग के अंदर चल रहा होता है। ओवरऑल मुझे खुद नहीं पता होता कि नेकी क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे वो इसी चीज की वो बात करती है कि ऑमनिशेंट एंड ऑमनीपोटेंस। तो खैर वो फिर क्या कहती है कि
आई थिंक आई वुड लाइक टू कॉल माई सेल्फ द गर्ल, कि मैं वो लड़की कहलाना चाहती हूँ जो कि who wanted to be a god, शायद वो god बनना चाहती है. Never never will I reach the perfection I long for with all my soul. और वो कहती है कभी भी मैं इस परफेक्शन तक नहीं पहुंच सकती जो कि मैं विश करती हूँ. आई लॉन्ग फॉर विद ऑल माई सोल, जो कि मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी सोल के साथ वैसी बन जाऊँ. यानी कि वो चाहती थी, ऑब्वियसली वो एक ऐसी लड़की थी भाई, सीधी सी बात है, जो कि अपनी जिंदगी आप जीना चाहती थी. नो वन वॉज देयर टू इंटरफेयर इन हर लाइफ. ऑब्वियसली उसके फादर की डेथ हो गई जब वो 8 साल की थी. तो जाहिरी बात है जब फादर की डेथ हो जाती है तो इंसान जो है अपनी ज़िंदगी में फिर किसी और मर्द को बर्दाश्त नहीं करता. स्पेशली ख़वातीन, उसकी जो बियोग्राफी है वो ये शो करती है, बिकॉज उस देयर वाज नो मेल इन हर लाइफ टिल हर मैरिज. ठीक है, उसकी मैरिज तक कोई मेल नहीं था. 8 साल की लड़की की उम्र कुछ भी नहीं होती थी. दैट्स वाई वो कहती थी कि मुझे शादी से डर लगता है, कोई और मर्द उसकी ज़िंदगी में आए उससे उसको डर लगता है, क्योंकि फिर उसकी लिबर्टी जो है वो ख़तरे में पड़ जाएगी. ये उसके शादी से पहले के ख्यालात हैं. Sylvia goes to England, wins a Fulbright scholarship to England. 1956, she met Ted Hughes, a poet, at a Cambridge University party. It was an intense courtship and they were married within months. ठीक है, इन दोनों की शादी हो गई थी. टेड ह्यूज भी एक पोएट था. He was very simple, the only man I ever met whom I could never boss. ठीक है, सिल्विया ने अपने फ्रेंड्स से, सिल्विया टू फ्रेंड्स, उसने कहा कि शी वॉज ही वॉज सिल्विया ने टेड ह्यूज के बारे में कहा था कि वेरी सिंपल, द ओनली मैन जिससे वो मिली, हुम आई कुड नेवर बॉस, जिसको मैं कभी बॉस तस्वुर नहीं करी, लाइक नहीं किया, यानी कि उसको उसने एज अ फ्रेंड ही तस्वुर किया. मदरहुड एंड राइटिंग. सिल्विया एंड हर हस्बैंड रिटर्न टू इंग्लैंड एंड बिगिन राइटिंग फुल टाइम. इन 1960 प्लाथ हैड हर फर्स्ट चाइल्ड फ्रीडा. ठीक है, ये उसकी पहली बेटी थी फ्रीडा, एंड पब्लिश हर फर्स्ट बुक ऑफ पोएट्री द कोलोसस. In 1962, following a traumatic appendix operation and the birth of their son Nicholas, Plath's writing became more frantic. 1962 में उसका बेटा पैदा हुआ और एक अपेंडिक्स का इसका ऑपरेशन हुआ है, एंड फाइनली फिर और भी फ्रेंटिक हो गई इसकी राइटिंग्स. देन सिल्विया प्लाथ एंड द टेड ह्यूज. हम इनकी रेपो देख लेते हैं कि सिल्विया एंड टेड्स रिलेशनशिप वाज पैशनेट एंड टर्मल्टस. She was attracted to his physical power, his way with animal ESP owls, his reputation as a poet, and appreciated his encouragement of her poetry. हमेशा वो उसकी फिजिकल पावर, उसके हिज वे विद एनिमल, क्योंकि टेड ह्यूज को कहा जाता था कि ये एनिमल पोइट है. पार्ट 2 में आपको टेड ह्यूज पढ़ाऊंगी, तो दैट इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग है किस तरीके से उसने एनिमल्स को कंपेयर किया है इंसानों के साथ, और बहुत ही प्यारी इससे पोइट्री लिखी है. सिल्विया प्लाथ की पोइट्री से बिल्कुल डिफरेंट है. और उसकी जो रेपुटेशन थी एज अ पोइट, सिल्विया उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर थी, अप्रिशिएट किया उसने, और वो हमेशा अप्रिशिएट करता था उसकी, एनकरेज करता था उसकी पोइट्री को. किसकी? सिल्विया प्लाथ. She feared losing him. In 1962 beginning of the end June, second suicide attempt. ड्राइविंग कार ऑफ द रोड. ठीक है, ड्राइव कर रही थी कार, मतलब ऑफ द रोड. फिर जुलाई में डिस्कवर टेड ह्यूज अफेयर विद एशिया वेवल. सितंबर दे गेट सेपरेटेड. अक्टूबर शी राइट 26 पोएम इन 1 मंथ. ठीक है, अक्टूबर के अंदर उसने 26 पोएम्स लिखी एक महीने के अंदर. और दिसंबर शी टेक्स हर टू चाइल्ड एंड मूव्स टू अ मैजनेट इन लंदन. ठीक है, एक अपार्टमेंट में वो शिफ्ट हो गई थी लंदन में. शी प्रिपेयर्स एरियल अ कलेक्शन ऑफ 41 पोएम्स. और फिर वहाँ पे उसने एक कलेक्शन लिखी 41 पोएम्स की, जिसको एरियल कहा जाता है. ये इसकी बुक थी. और द एंड 1963, द बेल जार इज पब्लिश्ड अंडर अ pseudonym and received good reviews. She is depressed, isolated, and mentally unstable. February 1963, in one of the coldest winters in English history, she succeeded in taking her life. ठीक है, February 1963 में, जो कि one of the coldest winters थी in his English history, जब उसने अब suicide कर लिया. Her body was discovered the following morning. 1965, Ariel was published. 1982, she was the Musley awarded the Pulitzer Prize for Literature. Pulitzer Prize जो है वो लिटरेचर में बहुत से और मतलब ऐसे
जिसे कहना चाहिए राइटर्स को मिला करता था जो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लिटरेचर में काम किया करते थे. Sylvia Plath lost her father when she was 8 years old. She had very intense impact on her as well as her writing. As she later wrote, Plath had a series of mental illness and depression since childhood. ठीक है, उसका बाप मतलब बहुत छोटी उम्र में 8 इयर्स की एज में उसकी डेथ हो गया था, जिसकी वजह से एक सीरीज ऑफ मेंटल इलनेस और डिप्रेशन जो है सिल्विया प्लाथ ने फेस किए सिंस चाइल्डहुड एंड हैड बीन ट्रीटेड विद इलेक्ट्रोकॉन्वल्सिव थेरेपी. ठीक है, फिर उसको इलेक्ट्रोकॉन्वल्सिव थेरेपी दी गई. सिल्विया प्लाथ मेड हर फर्स्ट मेडिकली डॉक्यूमेंटेड सुसाइड अटेम्प्ट इन लेट अगस्त 1953 when she was 20 years old. She took the sleeping pills from her mother's cabinet and then went to the basement of her house. She survived this first suicide attempt was under intensive care for 6 months. Later, writing in one of poem Daddy. I was 10 when they buried you. At 20 I tried to die. ठीक है, ये उसने डैडी में लिखा था कि भाई मैं 10 साल की थी जब इन्होंने तुम्हें दफन किया था, और एट 20 आई ट्राई टू डाई, और 20 साल की उम्र में मैंने मरने की कोशिश की एंड गेट बैक टू यू, ताकि मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊं. आई थॉट इवन द बॉन्स वुड डू बट दे पुल्ड मी आउट ऑफ द सैक एंड दे स्टक मी टुगेदर विद ग्लू. उसके बाद जो सेकंड सुसाइड अटेम्प्ट थी in 1956, she married Ted Hughes. He was a poet as well. They had 2 children, a daughter and a son. In June 1962, she had a car accident that looked like suicide attempt. In July 1962, she found out that Ted was having an affair. They separated soon after and she lived with their 2 children in London. Plath was constantly and severely depressed and experienced a great burst of the creativity and wrote many of her great poems in period. फिर उसके बाद जो है in 1963 Sylvia Plath consulted her GP complaining of her depression and for the first time told him about the serious suicidal attempt. She was triggered by a serious mental crisis by doctor. ठीक है, बहुत सारे इसके जो है ये जिसे कहना चाहिए बहुत इश्यूज थे इसके. एंटी डिप्रेसेंट्स ये लेती रही थी और इसके अलावा काफ़ी इसका मतलब मेंटल डिप्रेशन इसके बहुत ज़्यादा थे. फिर थर्ड सुसाइड अटेम्प्ट ऑन 11 February 1963, she was found dead in her kitchen. Her children were in the bedroom. She had her head in oven and the gas turned off. ठीक है, इस तरीके से इसने सुसाइड की थी कि वो जो है उसके जो शी वॉज फाउंड डेड इन हर किचन. ठीक है, अपने किचन में उसकी डेड बॉडी जो है मिली थी, और फिर उसने किस तरीके से जो है उसकी डेथ हुई थी कि उसका हेड जो था ओवन में था और गैस जो थी वो ऑन थी. Aerial poems by Sylvia Plath. The speaker of Lady Lazarus is a woman who has the great and terrible gift of being reborn. ठीक है, लेडी लेजारस इसकी एक पोएम है जो कि बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, और उसने स्पीकर ऑफ द पोएम जो है वो एक वीमेन है जो कि हु हैज़ ग्रेट एंड टेरिबल गिफ्ट ऑफ बीइंग रिबॉर्न, जो कि जिसका जो रीबॉर्न है ऑफ बीइंग रिबॉर्न, और ये उसके लिए ग्रेट और टेरिबल गिफ्ट है. द ओनली ट्रबल इज शी हैज़ टू डाई फर्स्ट. लेकिन रीबॉर्न होने के लिए पहली जो ट्रबल है वो ये है कि उसको पहले मरना है. शी इज़ द फिनिक्स, द लिबर्टियन स्पिरिट. ठीक है, वो एक फिनिक्स है जिसको फिनिक्स एक्चुअली कहते हैं, एक लिबर्टियन स्पिरिट को कहते हैं. बट यू विल, शी इज ऑल्सो जस्ट अ गुड प्लेन वेरी रिसोर्सफुल वुमन, और वो एक गुड प्लेन और वेरी रिसोर्सफुल विमेन थी. उसके बाद जो इमेजरी जो थी उसकी पोएम्स के अंदर उसके इन ऑल हर वर्क शी एडिकेट्स हर सफरिंग एंड टर्मोइल विद द सफरिंग ऑफ ज्यूज. ठीक है, हमेशा वो अपनी सफरिंग और टर्मोइल्स जो है सफरिंग ऑफ ज्यूज के साथ कंपेयर करती थी, हु वर अटरली विक्टिमाइज्ड बाय नाजी जर्मन्स इन हॉलोकॉस्ट, जो कि अटरली विक्टिमाइज हुए थे. नाजी जर्मन्स को हिटलर को कहा जाता है ना, और हिटलर ने बहुत से ज्यूज को किल कर दिया था. ये जनाब ये टर्मोइल्स थे जो कि वो शो किया करती थी कि उसको इस तरीके से जो है किल किया जाता था. ये देख लें जनाब, ये नाजी जर्मन था. ठीक है, तो ये बेटा आपका आज का लेसन था जो कि हमारा